आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन नहले पर दहला में, जिसमें बात होगी 10 बड़ी खबरों की। समझाएंगे आपको खबर के पीछे की खबर, जानेंगे विस्तार से। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार मंत्रालयों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बिहार में आज मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। बीते दिन सीएम समेत 26 विधायकों ने शपथ ली और ऐसे में आज मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। मंत्रिमंडल में सामाजिक और जाति समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। गृह विभाग सीएम नीतीश के पास रह सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि गृह विभाग वो अपने पास ही रखते हैं। स्पीकर का पद बीजेपी को मिल सकता है, इसकी आशंका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार अब जो है मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर खबरें जो है तेज होते हुए नजर आ रही हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ये बड़ी खबर जहां पर बिहार में आज मंत्रालयों का बंटवारा होगा। मंत्रिमंडल में सामाजिक और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है शपथ ग्रहण समारोह से ही देखने को मिली, जब 26 मंत्रियों में ब्राह्मण से लेकर सभी वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व उसमें दिया गया। और ऐसे में आज जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होना है, किसके हिस्से में कौन सा मंत्रिमंडल आएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। गृह विभाग सीएम नीतीश के पास रह सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। स्पीकर का पद बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर पहले से इस संशय है कि ये पद जो है वो बीजेपी को मिल सकता है, स्पीकर का पद बीजेपी को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से भी खबर यही आ रही है। और ऐसे में आज जब विस्तार होगा, माफ कीजिएगा, जब बंटवारा आज होगा, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक और जाति समीकरण को साधने की कोशिश किस तरीके से यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर है बिहार से, जहां आपने देखा किस तरीके से चुनाव प्रचार से लेकर पूरा शपथ ग्रहण समारोह एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। और ऐसे में सीएम समेत जब 26 विधायकों ने शपथ ली मंत्री के लिए, तो तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास वहीं से शुरू हुआ था। और ऐसे में आज जब मंत्रालयों का बंटवारा होना है, तो ऐसे में किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय आएगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रह सकता है, क्योंकि बतौर सीएम वो गृह विभाग अपने पास ही रखना सही समझेंगे। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की भी तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से मंच पर जो है शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यहाँ पर पहुंचे और ऐसे में आपने देखा कि एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एनडीए के इसे देखा गया है। 20 नवंबर 2025 यानी कि बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही भव्य रहा। और ऐसे में आज और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन जो है जीत का गमछा लहराते हुए यहाँ पर नजर आए। और प्रतीकात्मक तौर पर गमछा लहराना यानी कि बिहार की जो ठेठ संस्कृति है उसे दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। और जो जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से रहा है, बिहार वासियों से रहा है, उसको भी दोहराने का काम प्रधानमंत्री की ओर से इस दौरान किया गया। और ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास ही रह सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और आज मंत्रालयों का बंटवारा होना है। 26 मंत्रियों ने बीते दिन शपथ ली। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो अभिषेक, आज का दिन महत्वपूर्ण है शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा होना है। गृह विभाग बताया जा रहा है कि सीएम अपने पास ही रख सकते हैं नीतीश। ऐसे में कौन सा मंत्रालय किसके पास जा सकता है, क्या कुछ सूचना सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें तमाम जो मंत्रिमंडल के जो जिनको ये मंत्री पद का शपथ लेने को कहा गया था, सभी लोग वहां पे मौजूद रहे। हालांकि आज जो है वो बहुत बड़ा दिन है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से तो यही पता चल रहा है निशु कि गृह मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री ही रखेंगे, नीतीश कुमार ही रखेंगे। और ऐसे में आने वाले वक्त में जैसे कि कई सारे ऐसे जो मंत्रिमंडल जो है वो चुनाव प्रचार पर
सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अलग किसी को दे सकते हैं। हो सकता है कि विजय कुमार जो है उनको दिया जाए या सम्राट चौधरी को दे दिया जाए। तो ऐसे में लगातार जो है सीट बंटवारे के बाद से तभी से ही पहले से ही ये चीज तय होना था कि कौन सा मंत्री मंडल जो है वो कौन से पार्टी किसको देना है, कौन से कैंडिडेट को देना है। तो ऐसे में लगातार जो है अभी तो हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी काफी कम जानकारियां भी आई हैं, लेकिन मेन जानकारी जो यही है कि जो गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद जो है तमाम जो और भी जो मंत्रालय जो है वो सभी को धीरे धीरे करके सबको बांटा जाएगा। लेकिन ये बांटने का भी जो प्रक्रिया है निशु, इसमें भी साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जो मंत्रालय जिसको मिलेगा वो उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, और उनकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से है, और जनता का उनके साथ में किस तरीके का रुख है। तो ऐसे में सभी चीजों को ध्यान में रख करके ही ये पूरा कार्य किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, सीधे तौर पर यहाँ पर जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की जाएगी, सामाजिक समीकरण भी साधे जाएंगे, क्योंकि बीते दिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें भी हमने ये कवायद देखी है। ऐसे में जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण को कितना महत्वपूर्ण इस मंत्रिमंडल में माना जा रहा है? निशु देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो जब कल आपने देखा कि जब मंत्रिमंडल का शपथ तमाम जो मंत्री जो है जब शपथ ले रहे थे तो उसमें किस तरीके से लिस्ट की जो छड़ी जो थी, तमाम जो ब्राह्मण समाज हो गए, चाहे राजपूत समाज हो गए, चाहे भूमिहार हो गए, चाहे निषाद हो गए, तमाम सभी लोगों को साथ में रख करके जाति इस बार जो है वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया है कि जाति समीकरण जो है चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि मुस्लिम को भी इसमें साथ रख करके चलने का कोशिश किया है एनडीए पार्टी ने। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार जो है किस तरीके से, क्योंकि दूसरे पार्टी को दिखाना चाहते थे, ये प्रूफ करवाना चाहते थे कि हम लोग जो है जातिवाद नहीं करते हैं, हर एक धर्मों को साथ में लेकर के चलते हैं। यही एक कारण रहा जिसके वजह से उनकी हार हुई। तो ऐसे में लगातार जो है इस बार जिस तरीके से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल किया है, तो इस बार सभी मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं, सभी निषाद हो गए, दुसाद हो गए, भूमिहार, राजपूत, सभी कुर्मी, कायस्थ जितने भी हैं, सभी लोगों को एक साथ में रख करके चलना है। और पार्टी का सख्त निर्देश भी है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अभी 2025 में हम लोगों ने जीता है, आने वाले वक्त में 2030 में भी जब चुनाव होगी तो उस वक्त में भी हम लोगों को पूरे बहुमत के साथ में हम लोग को प्रचंड जीत हासिल करना है। बिल्कुल, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रालयों को लेकर बंटवारा आज होना है, सबकी नजर इस पर टिकी हुई। बहरहाल रुकना, थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद पता लगेगा कि आज किस तरीके से पूरा जो है बंटवारा होगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे अभिषेक। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर एक खबर है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। रिजिजू ने भी सभी फ्लोर दलों के नेताओं को इसके मद्देनजर पत्र लिख दिया है। और ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक शीतकालीन सत्र से पहले होने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जो ये हो रही है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई है और ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। सर्वदलीय बैठक, रिजिजू ने भी इसके मद्देनजर सभी फ्लोर दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। और ऐसे में सभी नेता जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, सभी सांसद इसमें शामिल होंगे। ऐसे में हर बार की तरह विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर से अपील यही की जाएगी कि शीतकालीन सत्र को शांतिपूर्ण चलने दिया जाए, व्यवस्थित ढंग से चलने दिया जाए, क्योंकि अब तक आपने जो सत्र देखे हैं, आपने ये देखा होगा किस तरीके से हंगामे की भेंट वो चढ़ते हुए नजर आते हैं। ना तो काम हो पाता है, ना जनता की आकांक्षाएं जो हैं पूर्ण हो पाती है। ऐसे में बड़े सवाल जो इसके मद्देनजर पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले से ही समन्वय बिठाने की कोशिश अब की जाएगी। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और इस सर्वदलीय बैठक में आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। आज से राज्य भर में ये जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। इससे पहले आपने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देखी कि बिहार में किस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, तो ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी अब तेज होते हुए जन आक्रोश यात्रा यहां पर निकाली जाएगी आज, और आज से राज्य भर में यात्रा निकाली जाएगी। खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे, और ऐसे में आप समझिए कि पूरी रणनीति बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है कि किस तरीके सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और ऐसे में इसी के मद्देनजर ये जो पूरी यात्रा है, यानी कि जन आक्रोश यात्रा, ये राज्य भर में निकाली जाएगी। राहुल गांधी जो कि लगातार केंद्र पर हावी हैं और ऐसे में लगातार निशाना साधने का काम वो कर रहे हैं, तो राज्य भर में यानी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पूरे राज्य में ये निकाली जाएगी। खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एचएनएन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। छात्र के खुदकुशी मामले में एक्शन हुआ है। मामले में प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। छात्र के सुसाइड नोट में चारों के नाम दर्ज थे। मृतक की अंतिम इच्छा पर यह कार्रवाई हुई है। मामले में दिल्ली सरकार ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। आज छात्र और अभिभावक विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे में आप समझिए कि एचएनएन न्यूज की ओर से प्राथमिकता पर ये खबर जो है चलाई गई थी, और ऐसे में इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर छात्र के खुदकुशी मामले में यह एक्शन हुआ है। क्योंकि जो सुसाइड नोट छात्र के बैग से मिला, उसमें प्रिंसिपल से लेकर तमाम शिक्षकों का नाम था जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया। मानसिक रूप से उन्होंने बच्चे को प्रताड़ित किया, और ऐसे में प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई है। छात्र के सुसाइड नोट में इन चारों का नाम जो है दर्ज था। मृतक की अंतिम इच्छा पर यह कार्रवाई हुई है। मामले में दिल्ली सरकार ने एक जांच कमेटी भी गठित की है, और पूरे मामले को लेकर जांच अब की जाएगी। आज छात्र और अभिभावक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि जब छात्र ने सुसाइड किया था उसके बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा था अभिभावकों की ओर से खासकर, और ऐसे में आज भी अभिभावकों की ओर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और एचएनएन न्यूज की ओर से जो खबर चलाई गई प्राथमिकता पर, उस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर प्रिंसिपल समेत 3 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। और जो सुसाइड नोट मिला छात्र के बैग से, उसमें कई सारे बड़े खुलासे किए गए, किस तरीके से उसे बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे में टीचर्स का नाम लेकर उसने उन पर यह आरोप लगाया कि मानसिक रूप से प्रताड़ना उसकी इनकी ओर से की गई। इस बीच किरण पाल हमारे साथ जुड़ गई है हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। तो किरण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि एचएनएन न्यूज की ओर से जो खबर प्राथमिकता पर चलाई गई उसका बड़ा असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, लगातार हम इस खबर को जो बच्चा है शौर्य, उससे न्याय के लिए जो तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है प्रिंसिपल और 3 टीचर्स को सस्पेंड किया गया। किरण से एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। ऐसे में छात्र के सुसाइड नोट में चारों के नाम जो है वो दर्ज थे, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। मृतक की अंतिम इच्छा पर ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जहाँ पर प्रिंसिपल और साथ ही टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। मृतक की अंतिम इच्छा पर यह कार्रवाई हुई है। मामले में दिल्ली सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन भी किया है। आज छात्र और अभिभावक विरोध प्रदर्शन करेंगे। किरण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो किरण अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं बताऊं, जिस तरीके से जो शौर्य है उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि इन तीनों टीचर्स को जो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो कदम मैं उठा रहा हूँ वो कोई और बच्चा ना उठाए। तो इस जो भावनात्मक रूप से जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, और साथ ही साथ जब इस
तरीके से एक 16 साल के मासूम की जब आत्महत्या की कहानी देश भर में फैली तो कई व्यापारी संगठन, अलग अलग जगह से लोग लगातार इस खबर को लेकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, सभी जगह बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं, इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी कमेटी का गठन किया है जो टीचर्स को ऊपर कार्रवाई करेगी और जांच कमेटी जो बैठाई गई है उस जांच में पता चलेगा कि इन टीचर्स को जेल भेजना जरूरी है कि नहीं। और साथ ही तत्काल प्रभाव से सेंट कोलंबस स्कूल ने लगातार इन खबरों के दबाव में कह लीजिए या उस बच्चे को न्याय देने के लिए कह लीजिए तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल और उन तीनों टीचर्स को अपने स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल, ऐसे में जांच कमेटी का गठन भी हुआ है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ जांच में सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया किरण, जुड़ा है हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है। बवाना में AQI 431, तो अशोक विहार में AQI 412, जहांगीरपुरी में AQI 433 है, बुराड़ी में AQI 404 दर्ज किया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की हवा इस समय कितनी ज्यादा प्रदूषित बनी हुई है। और सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जिनको श्वास संबंधी बीमारियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जो लोग जूझ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल की घड़ी। आनंद विहार में AQI 416 है, विवेक विहार में AQI 414 है, रोहिणी में AQI 423, वजीरपुर में 442 AQI दर्ज किया गया है। यानी पूरा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर आप देखेंगे एक मोटी तस्वीर के तौर पर, तो आप पाएंगे कि हर जगह 400 से पार ही AQI का रहना, यानी पूरी दिल्ली में हवा इस समय बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सांस लेने लायक तो यह हवा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में इसलिए लोगों को एडवाइजरी भी ये दी जा रही है कि सुबह और शाम वॉक पर वो ना जाएं, क्योंकि सुबह और शाम सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के जो कण होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। और ऐसे में जो लोग समझते हैं कि सुबह और शाम की वॉक उनके लिए हेल्दी है, वो उनके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इस समय बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिससे कि अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है क्योंकि ठंड अब बढ़ रही है, तो ऐसे में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई है, जिससे कि अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहने और ख़ुद का ध्यान रखें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। तमाम तरीके के जो है एडवाइजरी लोगों के लिए फ़िलहाल दी जा रही है। और ऐसे में एहतियातन भी कदम उठ रहे हैं, यानी कि जगह जगह पानी का छिड़काव सरकार की ओर से कराया जा रहा है, स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा पुराने वाहनों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिश फलीभूत साबित होती हुई नहीं नजर आ रही। बढ़ेंगे आगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड की वजह से कई इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी इसके चलते करना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दोनों राज्यों में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में पारा नीचे चला गया, विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड की वजह से पहले की तुलना में मॉर्निंग वॉक पर कम लोग दिखाई दिए, हालांकि वो सैर का मजा लेते नजर आए। वहीं सड़क किनारे कुछ लोग अलाव के सहारे हाथ सेकते दिखाई दिए। इस समय ठंड तो बढ़ी हुई है प्रयागराज में, और कोहरा भी आज कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और चलिए, ठंड है, अभी तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी फिर भी ठीक है, आनंद है इसमें टहलने में। 2-4 दिन से काफ़ी बढ़ गया है और आज तो काफ़ी बढ़ गई है। दिखाई भी कम पड़ा, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है चीज़ें, और लगता है 2-4 दिन में काफ़ी ठंड जो है काफ़ी अपने बड़े स्तर पे आएगी। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कड़ाके की ठंड के बीच रौनक लौट आई है। साइबेरियन पक्षियों का ग्वारी घाट की ओर लौटना शुरू हो गया है। नर्मदा नदी के किनारे घने कोहरे के बीच पक्षियों की चहचहाहट सैलानियों को आकर्षित कर रही है। प्रवासी पक्षी हर साल मध्य एशिया से हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में घाट का नजारा सैलानियों को स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। मौसम जैसे कि आप देख रहे हैं, हम ग्वारी घाट जबलपुर में हैं,
तो ये मौसम कम से कम 8-10 दिन से बहुत ही प्यारा हो गया है, डेली कोहरा आ रहा है, सुबह वाइट-वाइट जो सुंदर-सुंदर पक्षी आ रहे हैं। तो यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि देख के ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो। तो आज हमने भी सोचा कि यहाँ का सुबह का जो व्यू है उसको अपने साथ कैप्चर किया जाए। तो आज हम इस मौसम का मज़ा लेने के लिए यहाँ सुबह-सुबह आए हैं। सुबह के 5 बजे हम इतनी ज़्यादा ठंडी पे यहाँ पे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मौसम की वज़ह से। मेरे कहने ना कहने से कुछ होता नहीं है। आप यहाँ देख ही सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ मेरे साथ-साथ बहुत सारे दर्शक हैं जो यहाँ पे देखने के लिए आए हैं ये मौसम। क्योंकि जबलपुर एक ऐसी जगह है और नर्मदा जी ऐसी जगह है जो दूर-दूर से लोग ये देखने के लिए आना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा फॉग और ये जो वेदर होता है वो विंटर में एक ही बार आता है और ये सब देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी और सूखी उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से हुआ है, जिससे पारा काफी नीचे चला गया है। बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे, एयरपोर्ट में सीएमएस कानपुर रोड ब्रांच जाएंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना होंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना राजनाथ सिंह हो जाएंगे। ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे। ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी यहां पर की जानी, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल्स भी लागू किए जाएंगे। आज लखनऊ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीएमएस कानपुर रोड ब्रांच जाएंगे राजनाथ सिंह। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद दिल्ली रवाना राजनाथ सिंह हो जाएंगे। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे एक पीसी करने वाले हैं। अखिलेश पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। हालांकि किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये बात तो तय है कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम तो उनकी ओर से किया ही जाएगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या बोलते हैं, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आशंका यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो जरूर कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आएंगे, अपनी प्रतिक्रिया उस पर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि कहीं ना कहीं जो है घोटालेबाजी हुई है। और वोट चोरी के आरोप तो पहले से ही लगातार पूरे विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जब पूरे विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे, देखना होगा। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बांदा दौरा है। आज यूनिटी मार्च कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। आज 12:50 पर मेडिकल हेल्पएड पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी भी उनके साथ शामिल होंगे। तो आज ब्रजेश पाठक का दौरा, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी भी इस दौरान शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बांदा दौरा आज रहने वाला है, और ऐसे में यूनिटी मार्च कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगे, जहां पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी पूर्ण की जा रही हैं। नहीं, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कुर्सी से दूर होने की वजह से बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का विरोध करते करते भारत माता का विरोध करने पर उतर आए हैं। बिहार में आपने बहुत प्रयास किए, लेकिन जाति गोलबंदी आप करा नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है, सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। इंडी गठबंधन इसको लेकर प्रस्ताव ला सकता है। सहयोगी दलों से बातचीत कांग्रेस की ओर से की जा रही है। विपक्ष के आरोप नहीं सुने जा रहे हैं, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी तेज होते हुए ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष की ओर से की जा रही है, खासकर कांग्रेस की ओर से, क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा है कि लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार का नाम राहुल गांधी लेते हुए नजर आए हैं। जब जब उन्होंने वोट चोरी की बात की है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को सीधे तौर पर घेरते हुए नजर आए हैं। बार बार गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं और बाकायदा नाम लेकर ज्ञानेश कुमार का कई बार उन्होंने उन पर निशाना साधा है। ऐसे में अब जो है सीईसी को हटाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इंडी गठबंधन के तमाम दलों को साथ लेकर चलने की तैयारी यहां पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि सभी को साथ लेकर एक प्रस्ताव जो है शीतकालीन सत्र के दौरान लाया जाए, क्योंकि लगातार आरोप है कि विपक्ष की बातें जो है नहीं सुनी जा रही। विपक्ष जो तमाम आरोप लगा रहा है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये बात लगातार कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। और ऐसे में अपने पूरे गठबंधन यानी कि पूरे इंडी ब्लॉक को साथ लेकर एक प्रस्ताव लाने की तैयारी अब की जा रही है। और इस बीच अभिषेक आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, इंडी गठबंधन की तैयारी जो है अब शीतकालीन सत्र से पहले ही देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि लगातार वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर थी ज्ञानेश कुमार पर, अब उनके खिलाफ भी प्रस्ताव लाने की तैयारी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, देखिए लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले शीतकालीन सत्र में किस तरीके से जब संसद सत्र जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त में एक मुद्दा बना हुआ था, जो पहलगाम में जो अटैक हुए थे उसके बाद से तमाम विपक्षी दल जो है वो ये एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिरकार जो आतंकी जो अंदर आए थे वो किस तरीके से आए, किसने उसको पनाह दिया। तो ऐसे में आज जिस तरीके से लगातार एफआईआर का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, तो चुनाव आयोग को लगातार जो है विपक्षी दल के नेता जो है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है, लगातार उसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, सरकार के रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। तो साफ तौर पर ये इस बार भी जो है विपक्षी दल का ये एक मन बन चुका है कि आने वाले वक्त में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा तो इस मुद्दे को सामने रख करके शीतकालीन सत्र को हम लोग किसी भी तरीके से, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो शीतकालीन सत्र हम लोग चलने नहीं देंगे। लेकिन बराबर यही होता है कि हंगामों के बीच में संसद जो है वो बंद हो जाता है, ठप हो जाता है, और जो तमाम जो जमीनी मुद्दे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर रह जाती है। लोगों की जो समस्याएं जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में दोनों पक्षों को एक साथ में जब शीतकालीन सत्र जब होता है तो दोनों पक्षों को दोनों की बातों को समझ करके आगे बात बढ़ानी चाहिए, तभी जाकर के कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन बराबर आपने देखा होगा किस तरीके से संसद सत्र जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग होने से पहले ही स्थगित हो जाता है, संसद चल नहीं पाता। विपक्षी जो है बाहर में आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन वो मांग भी जो है वो विफल हो जाता है। ऐसे में विपक्षी दलों को भी ये समझना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से सरकार जो बुनियादी तरीके से चल रही है और जिस तरीके से वो कह रही है कि हमारे तरफ से सारा कुछ क्लियर है, कोई भी वोट चोरी नहीं हो रही, लेकिन चुनाव आयोग पे जिस तरीके से आरोप लगा रही है राहुल गांधी, तैयारी तो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही रहने वाली है कि पूरे इंडी ब्लॉक को साथ लेकर किस तरीके से चला जाएगा, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना ही एक सबसे बड़ा जो है कहा जाए कि काम है कांग्रेस के लिए। और ऐसे में इस पूरे महाभियोग प्रस्ताव के लिए किस तरीके से राजी पूरे इंडी गठबंधन को किया जाएगा? बिल्कुल निशु, देखिए सबसे पहली बात तो जो विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जो है, इसको सबसे पहले एकजुट होकर के सभी बातों को ध्यान में रख करके एक पूरा रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये मुद्दे जो है वो आगे बढ़ाए, शांतिपूर्वक तरीके से
ये बात को सामने रखा जाए, उसके बाद ही ये सारा कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, अगर विपक्षी दल ये सोच रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आप जो चुनाव आयोग जो है ये निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ना कि आप हंगामा करके संसद को ना चलने दें। ऐसे में विपक्षी दल जो लगातार, विपक्ष का ये काम ही होता है निशु की संसद को ना चलने दे, अपने मुद्दे जो है वो सामने रखे, लेकिन सामने जो पक्ष दल जो है, जो सत्ता में जो बैठी हुई है सरकार, उसका भी कहीं ना कहीं बात को सामने रखना होगा, उनको भी सुनना होगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, और इस चीज को जो वो मुद्दा उठा रहे, विपक्षी दल जो मुद्दा उठा रही है, उसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो ऐसे में लगातार स्थगित होता है, कभी वो चलने नहीं देते, कभी प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से विपक्षी दल को, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, काफी एजुकेटेड भी हैं, वो हर एक चीजों को समझते हैं, पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से वो जानते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार सभी हमारे महागठबंधन के सभी सदस्यों को समझाना होगा कि आने वाले वक्त में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सवाल खड़े करेंगे और उनके मुद्दों को समझेंगे। निशु, बिल्कुल अभिषेक, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम विपक्ष की ओर से किया जाएगा शीतकालीन सत्र के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय बैठकों का भी हिस्सा इस दौरान बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने वाले, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम देशों के साथ बेहतर संबंध जो इस दौरान स्थापित करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की कई द्विपक्षीय बैठकें इस दौरान रहने वाली हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठकें, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होना संभावित है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री की रहने वाली है, और ऐसे में G20 की जो ये बैठक हो रही है, इसमें भी कई सारे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होना लाजमी। और 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर अपने दौरे को लेकर जानकारी भी दी गई है। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा, प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया है, और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन विशेष रूप से विशेष है, ये प्रधानमंत्री की ओर से लिखा गया है। और इसी के साथ साथ विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से दी गई। सम्मेलन में विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात होगी, और जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और इस बीच वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के आयोजन को लेकर एक खबर है। आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। राम जन्मभूमि की यज्ञशाला में ये अनुष्ठान होंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर को भव्य समारोह की तैयारियां जारी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ध्वजारोहण को लेकर आज से 5 दिन तक के लिए अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं, और 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उन्हीं के हाथों भव्य रूप से यहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। तो पूरा ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है वो उसी तरह भव्य आपको नजर आएगा, जिस तरीके से आपने
राम नगरी को देखा है और ऐसे में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो रहा है। राम जन्मभूमि की यज्ञशाला में अनुष्ठान होंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण यहां पर करते हुए नजर आएंगे और 25 नवंबर को ये पूरा भव्य समारोह जो होगा, इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उनकी ओर से ध्वजारोहण किया जाएगा तो वो दृश्य जो है अपने आप में बेहद ही खास होगा। तो राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान का आगाज हो रहा है। राम जन्मभूमि की यज्ञशाला में ये अनुष्ठान होंगे और राम मंदिर एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा धजा आपको नजर आएगा। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और ऐसे में पूरा राम मंदिर जो है वो भी बनकर तैयार हो गया है और ध्वजारोहण जब यहाँ पर होगा तो ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में बेहद ही भव्य होगा। और इस बीच हमारे साथ पुनीत मोहन, हमारे विशेष संवाददाता, जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। तो पुनीत, ये पूरा ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है अपने आप में बेहद ही भव्य रूप में जो है नजर आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। ऐसे में 5 दिवसीय अनुष्ठान आज से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ खास हर एक दिन? देखिए, 25 नवंबर को राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इस धर्म ध्वजा को लहराएंगे। इस धर्म ध्वजा का निर्माण अहमदाबाद में हुआ है। 3 लेयर में धर्म ध्वजा बनाई गई है, जिसमें सूर्य का चिन्ह है, वृक्ष का चिन्ह है और साथ ही केसरिया इसका रंग है और एक बड़ा ध्वज तैयार किया गया है मुख्य शिखर के लिए। हालांकि जो परकोटे के अन्य मंदिर है, यानी कि जो अन्य शिखर हैं, उस पर अभी श्रद्धालुओं को धर्म ध्वजा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उस पर धर्म ध्वजा जो ट्रस्ट के लोग हैं वो स्वयं फहरा सकते हैं। लेकिन मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से धर्म ध्वजा फहराएंगे। अनुष्ठान के साथ ही आज से पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। 25 तारीख को मंत्रोच्चारण के बाद नरेंद्र मोदी ध्वजा फहराएंगे। इस दिन अयोध्या की धरती पर 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतरने की संभावनाएं हैं, यानी कि देश और विदेश से वीआईपी और वीवीआईपी कई ऐसे गेस्ट हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। पूरे अयोध्या में 5000 जो कमरे हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट ने बुक कराए हैं, जिसमें से 1600 कमरे रिजर्व रखे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर आप बात करें तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद में सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। साकेत महाविद्यालय से लेकर के लता चौक तक दोनों तरफ डिवाइडर पर बैरिकेडिंग रहेगी। आम आदमियों का, आम व्यक्तियों का जाना, आम श्रद्धालुओं का जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। केवल वही लोग जा सकेंगे जिनके पास है। जो भी होटल्स हैं, जो आसपास घर बने हुए हैं, उनकी सघन चेकिंग करी जा रही है और 25 तारीख को उनकी छतों पर सेना के जवान, पुलिस के जवान, सीआईएसएफ के जवान आपको तैनात दिखाई देंगे। एयरपोर्ट पे अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एयरपोर्ट से अयोध्या का जो रूट है उस पर जो फ्लीट की का ट्रायल है वो कई बार हो चुका है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 तारीख को गए थे अयोध्या और उन्होंने पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, किस स्थान पर वो आएंगे, कहां से वो धर्म ध्वजा फहराने जाएंगे, पूरे एक एक कार्यक्रम की विवेचना करी। जो दिशा निर्देश थे वो अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे में धर्म ध्वजा का जो एक कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सनातन का एक ऐसा कार्यक्रम हो जो अमिट हो जाए, यानी कि सनातन के इतिहास में दर्ज हो जाए और राम मंदिर के जो श्रद्धालु हैं, जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो भावना है वो देखने को मिल रही है। उनकी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं और जब शिखर पर यह धर्म ध्वजा लहराएगी तो उस पल की खुशी अलग ही होगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो मौका रहा, जहां हमने देखा कि राम मंदिर जो है भव्य रूप से तब भी सजकर तैयार था, लेकिन अब जब ध्वजारोहण होगा, जब पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो उससे भी ज्यादा दोगुना खास ये रहने वाला है। ऐसे में इसको लेकर किस तरीके सजावट की जाएगी, कौन कौन, जैसे कि आपने बताया कई सारे चीफ गेस्ट को भी इन्वाइट किया गया है, और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के कंपैरिजन में उससे और ज्यादा कितना खास ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होना, राम मंदिर का निर्माण होना सनातनियों के लिए गर्व की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सनातनियों के सपने को सच किया। जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया, लाखों श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू दिखे, पूरे देश के कई शहरों में खुशियां मनाई गई। अब जब धर्म ध्वजा लहराई जा रही है, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है,
परकोटे के जो मंदिर बने, देखिए परकोटा में आपको बता दूं कि मुख्य राम मंदिर के अलावा अन्य छोटे मंदिर भी बने हुए हैं उसी प्रांगण में, मतलब राम मंदिर से अटैच है, जिसमें माँ दुर्गा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। और रामायण में आपने जितने भी महान कैरेक्टर पढ़े हैं, चाहे वो धर्मराज निषाद हो, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे सबरी हो, उन सबकी भी वहां पर मूर्तियां लगाई गई हैं। जब धर्म ध्वजा हो जाएगी उसके बाद वो दर्शन के लिए ओपन कर दिया जाएगा, श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद जो उनका जो शिखर है, जो छोटे शिखर अन्य बने हुए हैं, उन पर भी धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, लेकिन वो धर्म ध्वजा राम मंदिर ट्रस्ट के लोग स्वयं भी लगाएंगे। फिलहाल अभी राम मंदिर ट्रस्ट उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य जो शिखर है, जो मेन शिखर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा लहराएंगे, उस कार्यक्रम को भव्य बनाना है। अयोध्या में 30 जगह LED लगाई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने लोगों से आह्वान किया है कि आप घर से ही बैठकर, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण होगा, धर्म ध्वजा का कार्यक्रम देखिए। शहर भर में LED की व्यवस्था करी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामपथ और साकेत महाविद्यालय से लेकर के लता चौक, नया घाट, ये पूरा एरिया रिजर्व रहेगा, CISF की निगरानी में रहेगा। इसके अलावा PSC की कई कंपनियां तैनात करी गई हैं और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो भी सादी वर्दी में लोगों के बीच में मौजूद रहेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट को देखते हुए, क्योंकि अयोध्या में 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में देश विदेश के कई ऐसे चीफ गेस्ट हैं जो आमंत्रित हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरीके से देश और प्रदेश की सरकार का है। सुरक्षा में जरा सी भी चूक ना हो, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। जी, तो कुल मिलाकर सुरक्षा से लेकर हर एक मोर्चे पर तैयारियों को जो है पूर्ण किया जा रहा है और बेहद ही खास और भव्य ये पूरा जो है कार्यक्रम रहेगा जब ध्वजारोहण होगा। आज से 5 दिवसीय अनुष्ठान की भी शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनीत, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।